नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। बाढ़ से बेबसी भारी, मजबूरी की सवारी। बारिश से बाढ़ के हालात बनने पर स्थिति कैसी होती है, तस्वीर देखने और हालात को समझने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ से भी बेहाल हो रहा है। मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं। लोग सरकार और प्रशासन की तरफ अब आस और उम्मीद की नजर से लोग देखना छोड़ चुके हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि बाढ़ से बेबसी भारी है और लोग मजबूरी की सवारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई के गांव बभनगामा में नदी पार करने के लिए लोगों को खतरनाक सफर तय करना पड़ता है। गांव वाले एक पुल को तरस गए हैं। ये लोग थर्मोकोल के सहारे अब नदी पार कर रहे हैं। इस पर आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। पानी में ऐसी सवारी कभी आपने देखी है? ये मजबूरी की सवारी है। प्रशासन और नेताओं ने मुंह फेर लिया तो गांव वालों के पास बस यही तरीका बचा। बांस के सहारे थर्मोकोल को नाव बनाकर बैठते हैं और खींचते खींचते इसी तरह नदी पार किया करते हैं। दुर्दशा की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर जिले के औरैया के गांव बभनगामा की। समस्या यहाँ पे भैया बहुत गंभीर है। ठीक है, यहाँ पे सरकार के तरफ से कुछ भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे इंसान के पास उतना व्यवस्था नहीं है और नहीं सरकार दे रहा है। कम से इधर से कर्ज लेके 1500 लेके फोम का, ये जो देख रहे हैं फोम, ये फोम का नाव बना बना के अपना गुजारा करता है। यहाँ सरकारी साधन कुछ भी नहीं है, सब भांस रहा है, डूब रहा है। और क्या है, यहाँ सब फाइबर के नैया बना रहा है, देखने वाले कोई नहीं है। नैया आज तक पन्नी भी नहीं बटाया, नहीं कुछ भी बटाया। सब अपना गाँव कमा मजदूरी कर रहा है। लॉकडाउन पर रहा है, इसमें सब बेघर हो रखा है, खाने बेघर, हर चीज़ बेघर, देखने वाले कोई नहीं है। कई सालों से इस गांव के लोग इसी तरह आते जाते हैं। इस गहरे पानी में कई बार हादसे भी हो चुके हैं। सर, हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ अभी तक कोई सरकारी व्यवस्था नाव वगैरह का नहीं है। हम लोग थर्माकोल के नाव बना बना करके इसी पर से आदमी लोग को आर पार करते रह रहे हैं। बहुत से आदमी डूबे हुए हैं और जो है जिसको वही थर्माकोल के नाव पर लेकर के हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बांध पर ऊंचाई अच्छी जगह पर अपना शिफ्ट हो रहे हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई भी राहत हम लोग को नहीं मिला है। नेताओं को या तो इस हाल का पता नहीं है या इसे जानकर भी वो अनजान बने हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या नेता और प्रशासन यहाँ छोटा सा पुल नहीं बनवा सकते? मुजफ्फरपुर से खबर फास्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत के अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसमें भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आना और भूकंप आना, तेज बारिश आना, ओलावृष्टि होना, चक्रवात आना, भूस्खलन होना, तो तमाम अलग अलग तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे हमारे प्रदेश कहीं ना कहीं इससे लाखों लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब पता है कि भारत में इस तरीके की स्थितियां हर साल पैदा होती हैं, तो ऐसे में हमारे प्रदेश की सरकारें, केंद्र सरकार क्यों पहले से तैयारियां नहीं करती? ये बड़ा सवाल है जो कई सालों से यथास्थिति बनाए रखे हुए है। लेकिन ऐसे में आपको समझना होगा कि आखिरकार भारत हर साल कई खरब रुपए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गवा देता है। पैसे खराब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार को यह समझ नहीं आता कि अगर हम पहले से इन सब चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे कई खरब रुपए बचाए जा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी पांडे जी, जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति हर साल आती है बिहार जैसे प्रदेश में, मतलब ये आम बात हो गई है। ऐसे में सरकारों को ये पहले से समझना चाहिए कि पहले से नियंत्रण की स्थिति पर काबू करने के लिए और पूरी स्थितियों को काबू में लेने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए गांव वासियों को, जहां जहां पर बाढ़ आती है और जो जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि सरकार की या फिर नियत नहीं है, या फिर नियत इस बात को लेकर है कि पैसा खर्च हो जाए।
देखिए, यह तो बता दूं कि बिहार में जो बाढ़ की त्रासदी है वो हर वर्ष आती है और सरकार जो है वह पहले दावा जरूर करती है जी। कि बरसात के पूर्व जो है वो सारे इंतजाम कर दिए गए हैं और जितने भी बाढ़ हैं बांध है उन बांधों को मजबूत कर दिया गया है और उसके लिए निगरानी टीम जो है बना दी गई है ताकि यदि बांध किसी भी स्थिति में टूटती है तो उसकी निगरानी की जाए और जल्द से जल्द उसको मरम्मत कर दिया जाए, उसकी मरम्मत कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है वह बाढ़ का प्रकोप जो है वह कम नहीं हो पाता है और जो बांध टूटते हैं या फिर जब नदियों में उफान आता है तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, उन गांवों में और निचले इलाकों में जो वो पानी भर जाता है। इस वक्त 10 जिले जो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं और 500 से ज्यादा पंचायतें जो है वह पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसमें कि 7 लाख से ज्यादा आबादी जो है वह बाढ़ से प्रभावित है। तो हर वर्ष बाढ़ जो है वह आती है और अपना प्रकोप जो है वह छोड़ जाती है और इसका नतीजा जो है वह वहाँ के गाँव वाले जो है उनको भुगतना पड़ता है। उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, उनके घर जो है तहस नहस हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने राहत के तौर पर यह ऐलान जरूर किया है कि जो बाढ़ पीड़ित है उनके अकाउंट में जो है वह खाते में जो है पैसा डाला जाएगा और 6-6 हजार रुपए की राशि जो है वह डाली जाएगी। लेकिन जो 6 हजार रुपए की राशि है वो कब और कैसे, और अभी तो उन्हें तत्काल खाने की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है, इसके इंतजाम अच्छे तरीके से की जाए और फिर बाद में राहत के तौर पर जो राशि देने की बात की जा रही है वो बाद में दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो उनको अत्यंत आवश्यक है वह है खाने की चीज और फिर रहने के लिए ऊंचे आश्रय, जहां पर वो अपने छत के नीचे या अपने सर को वह छुपा सके। तो लाखों लोग जो है वह इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं और जो भी इलाका है, जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों में उफान की वजह से जो इलाके हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। जो रेल खंड पर कई रेल खंड है, दरभंगा समस्तीपुर की बात कर लें या फिर सुगौली नरकटियागंज की बात कर लें, इन दोनों रेल खंड पर जो है वह रेल यातायात को भी, ट्रेनों को भी बाधित कर दिया गया और रोक दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रेनें हैं वो जब नहीं चल रही हैं तो बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति होगी और इसको लेकर के जो ग्रामीण है वो कितने परेशान होंगे। अंजनी पांडे जी, बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र सरकार से बिहार को कितनी मदद मिल पा रही है आर्थिक तौर पर भी, और जिस तरीके से आपको बता दें कि गांव वालों को नुकसान हो रहा है, उनको अपने घर भी गंवाने पड़ रहे हैं और फसलों को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है, ऐसे में सब्जियों को फौरी राहत के तौर पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो हेलीकॉप्टर से जो राहत सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वह पहुंचाई जा रही है। 2 हेलीकॉप्टर जो दरभंगा से संचालित हो रहे हैं और एक जो पटना से हो रहे हैं, जो कि गोपालगंज का एरिया। तो जो गोपालगंज है, दरभंगा है, मधुबनी है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, ये इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हैं और हर वर्ष जो केंद्रीय टीम है वह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करती है और जब बाढ़ समाप्त हो जाता है तब वो दौरा करती है और बताती है कि इसमें कितना नुकसान हुआ, लोगों की इसकी भरपाई के लिए और राज्य सरकार को उस मद में राशि भी आती है। लेकिन उस मद की राशि कहां और किस तरह से खर्च हो जाती है यह पता नहीं चलता है और यह तब फिर पता चलता है तब जब अगले साल बाढ़ आती है और व्यवस्थाएं जस की तस नजर आती हैं और लोग जो है उसी तरह से परेशान नजर आते हैं। तो इसको लेकर के एक गंभीर सवाल जरूर है कि जो राहत सामग्री के लिए या फिर जो बाढ़ राहत के लिए जो राशियां निकाली जाती हैं, जो राशि जिलों में या फिर कस्बों में दी जाती है, उन राशियों का क्या होता है और किस तरीके से कितना जो है वो लोगों तक राहत पहुंचाई जाती है। जी अंजनी पांडे जी, एक चीज आपसे समझना चाहते हैं, आप बिहार की सियासत से लेकर अलग अलग पहलुओं को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर आप गहनता से जांच करते रहे हैं और इस बात पर चर्चा भी करते रहे हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं क्या यहाँ पर सरकारें तो बदलती हैं बिहार में, लेकिन ऐसे में क्या हम इस बात को समझने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाए हैं या फिर हमारी सरकारें, क्या आखिरकार जो बाढ़ जैसी त्रासदी आती है, लाखों लोग प्रभावित होते हैं, क्या हम इसको सही मायनों में रोक सकते हैं या फिर हमारी सरकारों की नीयत नहीं होती? देखिए, सरकार की नीयत की बात जहां तक है तो नीयत सरकार दिखाती जरूर है कि बाढ़ की जो समस्या है वो अगले वर्ष न आए और लोगों को इससे प्रभावित होकर के जूझना न पड़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रयासरत है सरकार। लेकिन वह धरातल पर जो नजर नहीं आता है। हालांकि जो नदियां हैं उन नदियों को जोड़ने की बात जो केंद्रीय स्तर पर की जा रही थी कि सभी जो नदियां हैं उन नदियों को जोड़ा जाए जिससे कि बाढ़ की त्रासदी या जो नदियों में उफान आता है बरसात के दिनों में उसको कम कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर बिहार का इलाका है वो नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में जो नदियां हैं उन नदियों में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वहां पर बराज के जरिए जो है वह बिहार की तरफ जो है वह उन पानियों का रुख कर दिया जाता है, जिससे कि लगातार जो है वह नदियों में जो पानी है वह उफान पर आ जाता है। और उसका ही नतीजा है कि कल जो है वह नेपाल से पानी छोड़ा गया, उसके नतीजे में गोपालगंज का इलाका जो है पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो गया। तो इसके लिए अस्थायी समाधान के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेपाल है उस नेपाल से बातचीत करके, हालांकि कई बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि नेपाल से बातचीत करके इसके लिए अस्थायी समाधान
समाधान जो है वो निकाला जाए, ताकि जो उत्तर बिहार का इलाका है उस उत्तर बिहार के इलाके में जो हर साल बाढ़ की त्रासदी आती है और लाखों लोग जो इससे प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ जो खेत है, खेत में जो अनाज है, उन अनाजों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो इसको लेकर के अगर स्थायी समाधान जो है वो निकाला जाए, लेकिन अब तक बात जो है बन नहीं पाई है और इसको लेकर के स्थायी समाधान की तरफ जो है वो किसी तरह की बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है, जिससे यह लग पाए कि फिर अगले वर्ष जो है वो बाढ़ की आपदा जो नहीं आएगी और लोगों को इससे जो है वो निजात मिल पाएगा। यस अंजनी पांडे जी, एक रिपोर्ट सामने आई थी यूएन की तरफ से, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारत में नदी, बाढ़, अलग अलग तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आती हैं, उसमें कम से कम आपको बता दें कि भारत का 9.8 अरब डॉलर यानी कि करीब 6.33 खरब का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकारें हमारी सतर्क हो जाए, न केवल प्रदेश सरकारें बल्कि केंद्र सरकारें भी, तो ऐसे में हम 6.8 खरब का हम नुकसान बचा सकते हैं। ये ऐसे में हमारी सरकारें पैसा तो खर्चती हैं, जब खर्चती हैं, लेकिन जब हमारे लाखों गरीब लोग प्रभावित होते हैं, फसलें खराब होती हैं, तो पैसा बचाया भी जा सकता है। बस चाहिए स्थायी समाधान। आप चाहे नेपाल से बात करिए, और ऐसे में क्या ये भी चीज हो सकती है अंजनी पांडे जी की छोटे छोटे जो तटबंध होते हैं उनका रुख छोटी छोटी नदियों में बनाकर फैला दिया जाए, ताकि जो जल स्तर जो बढ़ जाता है उसको कम किया जा सके। देखिए, बता दूं कि जो बाढ़ की त्रासदी है, इस बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए सरकार जो तैयारियां करती है, जो जल संसाधन विभाग है या फिर आपदा प्रबंधन विभाग है, वो हर तरह के मुकम्मल व्यवस्था की बात करती है और तैयारी जो है वो की जाती है। जहां तक केंद्र और राज्य सरकार की बात है, तो निश्चित रूप से जो राशियां हैं जो आपदा राहत में या आपदा के समय जो खर्च की जाती है, यदि पहले से हम अलर्ट हो जाए तो उन राशियों का उपयोग जो है वो दूसरे विकास कार्यों में लगाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के एक जो यूनाइटेड नेशंस ने या जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है और खास करके जब हमारा जैसा गरीब देश जो है, भारत जैसे गरीब देश में जितनी राशियां जो खर्च होती हैं, उन राशियों को यदि बचा लिया जाए तो और दूसरे मद में जो है इन राशियों का जो खर्च है वह किया जा सकता है और विकास के नए आयाम जो है वह गढ़े जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो है वह सरकारें, चाहे वह राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, इन सबको मिलकर के इसके स्थायी समाधान के लिए बातचीत करनी पड़ेगी कि जो नदियां हैं उन नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जो बांध है वह टूटे नहीं और बांध पर जो एकाएक दबाव आ जाता है पानी का, उस दबाव को कम किया जाए ताकि बांध टूटने न पाए और जिसका खामियाजा जो है ग्रामीणों को न भुगतना पड़े। तो इसको लेके निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, उन सबको एक मिलकर के बैठ करके एक मुकम्मल व्यवस्था करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि जो बाढ़ की स्थिति है या और भी जो दूसरी आपदा है उस आपदा से लड़ा जा सके और जो इस मद में जो खर्च है उन खर्च को रोका जा सके, जिससे कि जो जन कल्याण के और योजनाएं हैं उन जन कल्याणकारी योजनाओं में उनका खर्च जो किया जा सके। अंजनी पांडे जी, एक बड़ा सुझाव हम इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से भारत में एक ये बड़ी समस्या है भू जल स्तर को लेकर, जो कि भारत में कई अन्य इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में और अलग अलग जिलों में भू जल स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम वाटर हार्वेस्टिंग करके जो जमीनी स्तर पे इस चीज को लागू करें और पानी को इकट्ठा करें और भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके, ताकि जो हम ट्यूबवेल या फिर समरवेल जो करते हैं वो ज्यादा गहराई तक जा रहा है, उसको क्या बेहतरीन तरीके से, ये क्या सुझाव हो सकता है सही तरीके से? नहीं, ऐसे देखिए, जो जलस्तर के घटने की बात है वो जलस्तर लगातार घट रहा है और इसको लेकर के सरकार चिंतित है। खास करके जब बिहार की बात हम करते हैं तो बिहार में सरकार ने जल जीवन हरियाली करके एक अभियान चलाया है, जिसमें कि जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं उन वन आच्छादित क्षेत्रों की संख्या जो है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है और करोड़ों पेड़ लगाए जाने की योजना है। तो इसको लेकर के भी अभी पिछले साल जो है वो सरकार ने जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस आता है उस पर्यावरण दिवस पर भी सरकार ने इसको लागू किया था और उनके ये सरकार जो है उसका यह कहना है कि जो करोड़ों पेड़ हैं वह पूरे जिले में लगाया जाए, जिससे कि वन आच्छादन जो है वो बढ़े और इससे जो पानी है वो जो वर्षा है वह वर्षा सही समय पर हो और जो जितनी वर्षा होनी चाहिए वो वर्षा उतनी हो सके, ताकि जो भूजल है उस भूजल के जो स्तर है उस स्तर को ऊपर किया जाए और जो लोगों की परेशानियां होती हैं गर्मी के समय में जब भू स्तर नीचे चला जाता है भूजल स्तर, तो उससे काफी परेशानियां तो उससे निजात
निजात दिलाई जा सके। तो इसको लेकर के जो पर्यावरणीय स्तर है, उस पर्यावरणीय स्तर पर भी जो है विचार की जा रही है, चर्चा चल रही है और कई योजनाएं जो है वह बिहार में लागू की गई है, जिसमें कि जल जीवन हरियाली जो है काफी प्रमुख योजना है, जिसको लेकर के सरकार ने कई जगहों पर जो है वह इसको लेकर के यात्राएं भी की और लोगों को इसके लिए जागरूक किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो जल संग्रह है, जो वर्षा जल संग्रह है, उसकी संख्या जो है बढ़ाई जाए, पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो वन आच्छादित क्षेत्र है उनकी संख्या बढ़े और पानी और यानी हम कहें कि जो मानसून है वो सही समय पर मानसून और पूरी तरह से मानसून आए, जिससे कि बिल्कुल। ऐसे में अंजनी पांडे जी, यही चीज निकलकर सामने आती है कि अगर सरकारों की नियत हो तो कई खरब रुपए बचाया जा सकता है और पहले से जो इंतजाम करने चाहिए वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखते हैं। चलिए यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।